नमस्ते, राम राम, स्वागत है आप सभी भाई बंधुओं का। स्वागत है आज की एक बेहतरीन हिंदी वर्णमाला की क्लास में साथी। साथी आपका एग्ज़ाम्स आने वाले समय में चाहे जभी भी होगा तो हम पहले से इसकी तैयारी शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम डेली शाम को 8 बजे आपको मिलेंगे और यहाँ पे टॉपिक वाइज़ डेली हिंदी व्याकरण से शुरुआत हम करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक होगा वर्णमाला। हम डेली टॉपिक वाइज़ बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे तरीके से आज एक क्लास करेंगे जहाँ पे अ, हम समझेंगे वर्णमाला। वर्णमाला से अगर आपके एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उम्मीद और आशा दोनों यही रहेगी कि इस क्लास से साथ ही आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है? इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के साथ जो भी टेट, सुपर टेट वगैरह का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पेट का एग्ज़ाम है जिन भी साथियों का, उन सभी के लिए एसआई कांस्टेबल क्योंकि इससे बाहर कुछ आने वाला है ही नहीं। तो हम एक ही बार में खूब अच्छे से बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें मैं लिख के लाया हूँ इसलिए थोड़ा-सा हमारा जो होगा टाइम 10 से 15 मिनट हम आसानी से बचा सकते हैं। सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। और टॉपिक वाइज हम धीरे-धीरे क्लास करेंगे शाम को 8 बजे। तो हमारा आज का टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला आखिर होता क्या है साथी? वर्णमाला वर्णमाला जब कोई भी भाषा होती है सबकी अपनी-अपनी एक वर्णमाला होती है। चाहे वो आप इंग्लिश की उठा लो उनके वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, चाहे आप उर्दू उठा लो, चाहे आप संस्कृत उठा लो, सभी भाषाओं की अपनी एक वर्णमाला होती है और वर्णों से ही शब्द बनता है, शब्दों से वाक्य बनता है। तो इसलिए सभी भाषा जब भी आप कोई भी भाषा सीखेंगे या समझेंगे तो उनकी एक अपनी वर्णमाला होती है। जब तक आप वर्णमाला नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई भी भाषा आप सीख नहीं सकते हैं आसानी से, ठीक है? तो वही होता है वर्णमाला। हिंदी भाषा में ही हिंदी को वर्णों की माला होती है, वर्णों की पूरी एक माला होती है जिनसे हम क्या करते हैं शब्द निर्माण करते हैं, फिर उनसे क्या करते हैं वाक्य निर्माण करते हैं। तो आइए वर्णमाला की डिफिनीशन जानते हैं। वर्णमाला साथी वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही कहते हैं, अन्यथा किसी को नहीं कहते हैं। एक होता है वर्ण समूह, एक होता है वर्णों का समूह। हम यहाँ पे समझेंगे वर्ण समूह क्या होता है। जैसे हमने लिखा वर्ण समूह, वर्ण समूह जब मैंने लिखा यहाँ पे तो मैंने लिखा ख, ग, क, ठ, प, फ, ब। ढेर सारे मैंने यहाँ पे 6-7 वर्ड लिख दिए हैं, वर्ण लिख दिए हैं। और ये साथी क्या है, यही वर्णों का समूह है। ये क्या है, वर्णों का समूह है। लेकिन अगर मैंने बात करी है वर्णों के व्यवस्थित समूह की तो वर्णों का व्यवस्थित समूह का मतलब हो जाएगा कि वह क से शुरू होके फिर ज्ञ तक पहुँचेगा। क से शुरू होके ज्ञ तक पहुँचने का मतलब है कि इनका एक क्रम होगा। कंठ से लेके, तालु से लेके, मूर्धा से लेके एक क्रम होगा। तो क्रम के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, व्यवस्थित होगा। क्रम जब कोई चीज़ क्रम में लगाई जाएगी तभी वो व्यवस्थित होगी। इसलिए इनको कहते हैं कि व्यवस्थित समूह। क्या कहते हैं, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है साथी वो उसकी जो लिपि है वो कौन-सी है, देवनागरी लिपि है। हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है। लिपि क्या होती है साथी? वर्ड जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और हिंदी जो देवनागरी लिपि है, हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी, जिस रूप में बोली जाती है उसी रूप में ही लिखी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिस रूप में बोली जाती है उस रूप में नहीं लिखी जाती है। कई-कई भाषाओं में ऐसा होता है लेकिन हिंदी भाषा में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला हो गया। हिंदी जो वर्णमाला है, हिंदी जो भाषा की वर्णमाला है उसकी जो लिपि है देवनागरी लिपि है। अब थोड़ा-सा समझेंगे अक्षर क्या है। मुख से जो निकली ध्वनि है, जैसे मैं कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ तो ये साथी एक प्रकार से अक्षर है। और यही अक्षर जब मैं यहाँ पे अगर टाइप कर दूँ, जैसे मैंने लिखा क, बोल भी दिया और लिख भी दिया, तो ये क्या हो गया, वर्ण के अंतर्गत आ गया। बस इतना ही अंतर है कि बोलेंगे तो अक्षर होगा, लिख देंगे वही तो ध्वनि वर्ण हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा, यानी मुख से जो निकली ध्वनि हो जाएगी वही वर्ण होती है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अक्सर जो परिभाषाएं होती हैं साथी इनसे भी रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वहीं पे आपसे पूछी जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होगी। लेकिन मौखिक इकाई पूछी जाए तो ध्वनि होगी। सिर्फ आपको लिखित और मौखिक पे ध्यान देना है। मौखिक यानी ध्वनि, लिखित यानी वर्ण, ठीक है? बस इतना आपको केवल ध्यान में रखना है। अब चर्चा कर लेते हैं कुल वर्णों की। तो साथ ही पहले कुछ समय पहले हमारे जो हिंदी वर्णमाला थी वहाँ पे कुल वर्ण 52 थे। कुल कितने वर्ण थे? 52 वर्ण थे। लेकिन वर्तमान में कुल कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं, ये आपको याद रखना है। एक नया जो ऐड हुआ है वो मराठी भाषा से हिंदी भाषा में
प्रयुक्त होगा, ये आपको नया वर्ड देखने को मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले से ही पढ़ा रखा है। तो कुल वर्ण कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? 53 होते हैं, कुल अलग अलग प्रकार से हैं, जिसमें 11 स्वर हो जाएंगे। कितने स्वर? 11 स्वर। 33 यहाँ पे व्यंजन आपको देखने को मिलेंगे। 2 अयोगवाह हैं, कौन कौन से हैं? यहाँ पे अंग और अ है, यहाँ पे इसको अनुस्वार और इसको विसर्ग कहते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे, संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे या संयुक्त वर्ण भी कहते हैं इन्हें। उच्चित व्यंजन 2 हो जाएंगे यहाँ पे, और एक जो नया मराठी भाषा से आया हुआ है। तो कुल मिला के 53 वर्ण है। कुछ इस प्रकार से इनको बांटा गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा हिंदी जो वर्णमाला है। हिंदी जो वर्णमाला है, इसमें साथी जो वर्ण है इनको 2 भागों में, वर्ण या ध्वनियों को 2 भागों में बांटा गया है। यानी आप कह सकते हैं 2 भेद इनके, एक प्रकार से आप इनके 2 भेद कह सकते हैं। कौन कौन से हैं? पहला स्वर है, पहला साथी क्या है? स्वर है। दूसरा क्या है? व्यंजन है। दूसरा क्या है? व्यंजन है। स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होने का मतलब है साथी कि बिना किसी रुकावट के हम उनका उच्चारण कर सकते हैं। बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के हम उनका उच्चारण कर सकते हैं। स्वर यही होते हैं। स्वरों की अपनी क्या होती है? मात्रा होती है। स्वरों की मात्रा होती है। स्वर को अच के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्वर को अच के नाम से भी जाना जाता है। और स्वर कौन कौन से हैं? यहाँ पे देखेंगे, अ हो गया, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ, ये क्या हो गए? स्वर हो गए। ये स्वतंत्र, बिना रुकावट के, इन्हें अच भी कहा जाता है, इनकी अपनी मात्रा होती है। बात करते हैं व्यंजन की, तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं या स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। इनको बोलने के लिए स्वर की मदद लेनी पड़ती है, लिखने के लिए नहीं, बोलने के लिए, आप ऐसा कह सकते हैं। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, इनकी अपनी कोई मात्रा, कोई मात्रा नहीं होती है, नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें हल के नाम से भी जाना जाता है। स्वर को अच, व्यंजन को हल कहते हैं। अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि व्यंजन के और क्या नाम हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जो था स्वर, तो हम स्वर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। स्वर का वर्गीकरण और किस आधार पे? तो हम करेंगे, पहला जो वर्गीकरण होगा साथी वो मात्रा के आधार पर होगा। मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, आप चाहे तो हेडिंग बना सकते हैं। तो मात्रा के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण हुआ है वो साथी 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हर्ष स्वर। इसके कई सारे नाम हैं, आपको बारी बारी से समझना है। हर्ष स्वर कहते हैं, लघु स्वर, छोटा स्वर या एक मात्रिक स्वर, 4 नाम हैं। पहला हर्ष यानी छोटा स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, यानी जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष, लघु, छोटा, एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ये कुल कितने होते हैं? तो इनकी कुल संख्या है 4। इनकी कुल कितनी संख्या है मेरे भाई? तो इनकी कुल संख्या है 4। कौन कौन से हैं? अ हो गया, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि हो गए। इनकी कुल संख्या कितनी है? तो इनकी कुल संख्या है मेरे भाई 4। और इनका जो दर्शन चिन्ह है वो कौन सा है? तो एक खड़ी फाई, एक खड़ी पाई इनका दर्शन चिन्ह है। इस प्रकार से है। इसके बाद दूसरा है दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर। 3 नाम है इसके, दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर। जिनके उच्चारण में लघु स्वर से दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या की बात की जाएगी मेरे भाई, तो इनकी कुल संख्या है 7। कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये कुल 7 हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है अगला प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में लघु से 3 गुना अधिक समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हमने कहा ओम, ओम में लिखा खींच के जब कोई चीज बोलते हैं ओम, राम, तो एक प्रकार से ये क्या हो जाएंगे? प्लुत स्वर हो जाएंगे। इनका प्रयोग अक्सर ज्यादातर कहाँ पे होता है? तो संस्कृत में होता है। इनका प्रयोग ज्यादातर साथी कहाँ पे होता है? संस्कृत में होता है।
अब बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो इसको भी 3 भागों में बाँटा गया है। पहला है अग्रस्वर, दूसरा है साथी मेरे मध्य स्वर जिसे उदासीन स्वर भी कहते हैं, तीसरा है पक्ष स्वर जीभ के पिछले हिस्से से जो उच्चरित किए जाते हैं। अग्रस्वर यानी जीभ के आगे वाले हिस्से से उच्चरित किए जाने वाले स्वर होते हैं, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है? तो इनकी कुल संख्या 4 है मेरे भाई। कौन-कौन सी है? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। ए और ऐ है, ये कुल 4 अग्रस्वर जीभ के आगे वाले हिस्से से उच्चरित किए जाते हैं। और जो जीभ के मध्य वाले हिस्से से उच्चरित किए जाते हैं उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं या उदासीन स्वर कहते हैं। और इनकी कुल संख्या केवल 1 है। कौन से है? अ है। अ को मध्य स्वर, उदासीन स्वर भी कहते हैं। अगला है पश्च स्वर। पश्च स्वर यानी साथी जीभ के पिछले हिस्से से जो उच्चरित किए जाते हैं, पीछे वाले हिस्से से, अंदर से, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या बताई गई है 5। कौन-कौन सी है? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ओ, औ कुल इनकी संख्या कितनी है? 5 है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं जीवा के आधार पर, तो वर्गीकरण हो गया। एक पॉइंट इसमें जीवा के आधार के बारे में समझेंगे कि जीवा के आधार पर जब वर्गीकरण हो तो री को क्यों शामिल नहीं किया जाता? री को क्यों शामिल नहीं किया जाता? क्योंकि साथी जो री है, र धन ई से मिलके बना है। र धन ई से मिलके बना है। यहाँ पे र जो है एक व्यंजन है। र जो कि क्या है? व्यंजन है। तो वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि जब जिह्वा के आधार पर यानी उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आप कितने बताएंगे? 10 बताएंगे। अन्यथा अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि स्वर के कुल कितने भेद होते हैं, स्वर के कुल कितने भेद हैं या स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो स्वर कुल 11 हैं। लेकिन जहाँ पे उच्चारण की बात की जाएगी तो वहाँ पे आपको 10 ऑप्शन में लगा के आना है। क्या लगा के आना है? 10 आपको कुल लगा के आना है। ये आपको याद रखना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है? ठीक है ना? अब बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर? मुख खुलने के आधार पर, या आप ऐसा कह सकते हैं कि मुख की जो आकृति है उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला है 4 भागों में बांटा गया है। मुख की आकृति के आधार पर कुल कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला है समृत स्वर। समृत यानी एक प्रकार वाले जो आएंगे उसमें समृत हो गया। अर्धसमृत, विवृत, अर्धविवृत। ये अक्सर याद करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बट यहाँ पे देखेंगे समृत में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसके उच्चारण में मुख कम खुलता है। मुख कम खुलने का मतलब है कि मुख आधा ही खुल पाता है। जैसे ई, ऊ, आपने कहा थोड़ा-थोड़ा सा मुँह खुला और ये समृत स्वर के अंतर्गत आ गए। अर्धसमृत होता है इसके उच्चारण में समृत से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। जैसे हमने कहा ए ओ, ये क्या हो गए? 2 अर्धसमृत हो गए। विपरीत केवल आ होता है, इसके उच्चारण मुख शब्द से अधिक खुलता है, तो इसमें केवल एक ही वर्ण है विपरीत में आ। अर्धविपरीत में साथी इसमें क्या होता है? विपरीत से कम और अर्धसमृत से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। जैसे ऐ, औ। ऐ, औ, ये आ गया अर्धविपरीत। ये आपको ध्यान में रखना है। समृत में ई, ऊ हो गया। अर्धसमृत में ए और औ हो गया। विपरीत में केवल आ। अर्धविपरीत में ऐ, औ हो गया। इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगला है साथी ओष्ठ। ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कुल 2 भागों में बांटा गया है। कौन-कौन से हैं? पहला है वृत्तमुखी, दूसरा है अवृत्तमुखी या अर्धवृत्तमुखी। वृत्तमुखी या अर्धविवृत्त, वृत्तमुखी या अवृत्त या अर्धविवृत्त हो गया। पहला जो है वृत्तमुखी, इसके उच्चारण करते समय ओष्ठ कैसे होते हैं साथी? गोलाकार हो जाते हैं। आप उच्चारण करके देखिए, इनकी कुल संख्या 4 है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। आप इसमें जब उच्चारण करेंगे तो जो ओठ होगा साथी, होस्ट होगा, वो गोलाकार हो जाता है। तो वहाँ पे कुल इनकी संख्या 4 है। और दूसरा है अवृत्तमुखी या अर्धवृत्तमुखी, इसमें ओष्ठ गोलाकार नहीं होता है। इनकी संख्या कुल 6 है। आप उच्चारण करके देख लीजिए। इसमें आएगा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ।
इसकी कुल संख्या कितनी है? 6 है। इसकी कुल संख्या कितनी है? 6 है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। एक और वर्गीकरण है जाति विभाजन के आधार पर। एक और वर्गीकरण है जाति विभाजन के आधार पर। कोई भी क्वेश्चन मैंने प्रॉमिस किया है तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। पहला हो जाएगा सजाति, दूसरा हो जाएगा विजाति। सजाति का मतलब विश्व विश्व जो एक जाति के हों, एक जाति का मतलब अपने ग्रुप के हों, उन्हें कहते हैं सजातीय। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आ, ई, उ। आ जो है साथी अ और अ से मिलके बनता है। छोटी ई किससे मिलके बनता है? ये बड़े ऊ से। छोटा ऊ जो बड़ा ऊ है, छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलके बनता है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अ, ई, उ को मूल स्वर भी कहते हैं। विजातीय स्वर वे स्वर जो अलग अलग जाति के हों। अलग अलग जाति का मतलब है दूसरे पेयर ग्रुप से संबंध बनाए हुए हों, वो विजातीय स्वर होते हैं। जैसे ए ऐ, ओ औ। इन्हें हम संयुक्त स्वर भी कह देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं तो कुल 4 संयुक्त स्वर होते हैं। जैसे अ, ऐ, औ, ओ औ। ये सब क्या है? संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, क्या है? संयुक्त स्वर है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे जो ए है अ और ई से मिलके बनता है, इसलिए विजाती है। ए जो है साथी अ और ए से मिलके बनता है। ओ जो है अ और ऊ से मिलके बनता है। औ जो है अ और ओ से मिलके बनता है, और ये इसलिए ये विजाती हैं। उनकी कुल संख्या कितनी है? 4 है। विजाती की संख्या कुल कितनी है? 4 है, और इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इतना सारी चीज़ें आपको ध्यान में समझ में आया। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त वर्ण की भी हम बात करेंगे जो हमें स्वर में ही देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे है अतिरिक्त वर्ण में अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे, उसके बाद हम व्यंजन भी पढ़ेंगे। तो उसमें भी अनुनासिक वर्ण है, जो अनुस्वार होते हैं उनको हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो अतिरिक्त वर्ण में अनुनासिक हो गया, अनुस्वार हो गया और विसर्ग हो गया। अनुनासिक साथी इसमें नाक से कम और मुख से ज़्यादा वायु निकलती है उच्चारण करते समय। यानी नाक और मुंह दोनों से प्राणवायु की आवश्यकता होती है, यानी उच्चारण होता है, लेकिन नाक से कम होता है, मुख से ज़्यादा वायु निकलती है। ये अक्सर हिंदी जो तद्भव शब्द होते हैं उनमें अक्सर इनका प्रयोग होता है। कुछ इस प्रकार से होते हैं, जो शिरोरेखा होती है उसके ऊपर एक चंद्रबिंदु वाला साइन होता है, जैसे चांद के शब्द में इसका प्रयोग हुआ है। आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है अनुस्वार। अगला साथी क्या है? अनुस्वार है। इसमें नाक से अधिक, अनुनासिक में नाक से कम होता है, लेकिन अनुस्वार में नाक से अधिक मुख से कम, यानी दोनों में नाक और मुख की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें नाक की अधिक होती है, इसमें नाक की कम आवश्यकता होती है। यह तत्सम संस्कृत के शब्दों में अधिकांशतः इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ से तद्भव और तत्सम और तद्भव शब्दों की भी पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पे चंद्र लिखा गया है, दंत लिखा गया है, और यहीं पे दांत लिख दिया जाए, दांत, तो दांत कैसा शब्द हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। और इसमें अनुनासिक वर्ण का प्रयोग किया गया है, और इसमें दंत में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। विसर्ग क्या होते हैं साथी? ये संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद आते हैं। स्वर के बाद संस्कृत के शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रातः, अतः, ये सब क्या है? विसर्ग का प्रयोग हुआ है, संस्कृत के शब्द हैं। ये कुछ अतिरिक्त वर्णों की हमने चर्चा कर ली है। अतिरिक्त वर्णों पे हमने चर्चा कर ली है। अब यहाँ पे है साथी एक प्रसिद्ध जो हिंदी के शास्त्री हैं, जिनका नाम है प्रसिद्ध पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी। प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो शास्त्री हैं जिनका नाम है पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी जी, इन्होंने क्या कहा है? अनुस्वार और विसर्ग स्वर नहीं है। इन्होंने ही बताया है कि जो अनुस्वार और विसर्ग हैं स्वर नहीं है। उनके पीछे क्या रीज़न दिया है ये भी आप जानेंगे, क्योंकि ये बताते हैं कि यह व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते हैं, बाद में आते हैं। यह व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते, बाद में आते हैं, इसलिए ये क्या है? व्यंजन भी नहीं है, इसलिए व्यंजन को बताया है। और अतः इनको क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, अयोगवाह। कौन कौन से हैं? अंग और अह। अंग और अह ये क्या है? अयोगवाह हैं, दो हैं, इनको अयोगवाह कहा जाता है। किसने कहा है? पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी जी ने। इस प्रकार के भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि अयोगवाह कौन कौन से वर्ण हैं? अंग और अह किसने कहा है साथी? तो पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी जी ने कहा है। एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए कि हिंदी में कोई दो स्वर एक साथ नहीं लिख सकते हैं। अब
बहुत सारे शब्द देख लेंगे, रेयर केस में ऐसा मिलेगा। नहीं तो आप हिंदी में कोई भी दो स्वर एक साथ नहीं लिख सकते हैं, वह क्रिया शब्द नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक कंडीशन है, और कंडीशन क्या है कि वह क्रिया शब्द नहीं होना चाहिए, मूल शब्द क्रिया शब्द नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप हिंदी में कोई भी दो स्वर एक साथ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक, आज की क्लास यहीं पे हम विराम देते हैं। कल हम पढ़ेंगे साथ ही व्यंजन का वर्गीकरण। आज हमने थोड़ा सा वर्णमाला के बारे में समझा एकदम बेहतरीन तरीके से, और जो स्वर के सारे वर्गीकरण हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। कल की क्लास में हम करेंगे व्यंजन का वर्गीकरण, और पूरा वर्णमाला कल की क्लास में हम समाप्त कर देंगे। बताएंगे आप सभी साथियों को क्लास कैसी लगी। उम्मीद यही रहेगी कि सारी इस क्लास से आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो डेली शाम को जुड़े हमारे साथ 8 बजे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद मेरे प्यारे भाई।